हाय एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। तो क्वांट्स के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ दैट इज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। रेशियो का टॉपिक, प्रोपोर्शन का टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। आज बारी है वेरिएशन की। ये सुपर इजी है। वेरिएशन के टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से भी आते हैं। ये बाकी चैप्टर्स में भी यूज हो रहा होता है रेशियो प्रोपोर्शन, लेकिन वेरिएशन से तो डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम उठ के आते हैं। आप 2024 का कैट का उठा के देख लो, वहां पे आपको इसके डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे होंगे। रेशियो प्रोपोर्शन क्या आते हैं मैं फिर से बोल रही हूँ, लेकिन इनका यूज बाकी जैसे प्रॉफिट लॉस इन सब चीजों में भी ज्यादा होता है, लेकिन वेरिएशन से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान से चीज समझना है। वेरिएशन के क्वेश्चन, वेरिएशन होता क्या है, वेरिएशन के क्वेश्चन, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स, ज्वाइंट वेरिएशन। घबराओ नहीं, ये सब इसलिए बता रही हूँ कि सब कवर करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक टॉपिक और एक्स्ट्रा कराऊंगी, बिल्कुल छोटा सा एक फॉर्मूला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कि वो छोटा सा फॉर्मूला इसलिए बताना जरूरी है कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन मिल गया, वो छोटा सा फॉर्मूला क्वेश्चन इजी बना सकता है। तो वेरिएशन का टॉपिक कंप्लीट कर रहे होंगे आज की क्लास में, प्लस एक स्टार फॉर्मूला लास्ट में हम कर रहे होंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। फटाफट से नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ, नोट्स बनाते चलो। एग्जाम के टाइम में चीजें रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा अगर साथ नोट्स बनाते चलोगे। देखते हैं क्या होता है वेरिएशन। सुपर इजी, ध्यान से देखो। वेरिएशन का अगर सिंपल वर्ड में बात करूं ना, मतलब होता है चेंज। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज। किस में चेंज? अगर देखो ए और बी दो क्वांटिटी है, ठीक है, मैंने कहा ए में कोई चेंज आया, हो सकता है ये बढ़ रहा हो सकता है ये कम हो रहा हो। इसमें चेंज आने से अगर इसमें भी चेंज आ जाए, इसी को वेरिएशन कहते हैं, कि दो टर्म्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। इसमें जो चेंज आएगा वो कोई ना कोई चेंज इसमें भी लाएगा। डिपेंड कर सकता है कि अगर ए बढ़ रहा है, हो सकता है बी साथ साथ बढ़ रहा हो, ए कम हो रहा है, हो सकता है बी साथ साथ कम हो रहा हो। डिपेंड करेगा कि इसके बढ़ने से बढ़ेगा या कम होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर एक टर्म में चेंज आ रहा है, वो दूसरी टर्म में भी चेंज ले आए, उसको बोलते हैं वेरिएशन। चेंज आना, एक से चेंज आने में दूसरे में भी चेंज आ जाए, उसको बोलते हैं वेरिएशन। एक सिंपल से एग्जांपल समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, हॉस्टल में अभी 10 लोग रह रहे हैं। हॉस्टल कह लो, पीजी कह लो, पीजी में 10 लोग रह रहे हैं, उनका खर्चा अलग होगा। वही हॉस्टल में 15 बच्चे हो जाए तो उसका खर्चा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे हॉस्टल का क्या बढ़ जाएगा? खर्चा बढ़ जाएगा। वहां पे खाना ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे यहाँ पे खर्चा बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पे बच्चों पे डिपेंड कर रहा है खर्चा, जैसे ए के बढ़ने से दूसरे पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसी को वेरिएशन कहते हैं, कि एक चीज दूसरे को इफेक्ट कर रही है। ये चीज क्लियर है? वेरिएशन का मतलब समझ आया? अब वेरिएशन भी दो तरह का होता है, ध्यान से समझना। वेरिएशन दो तरह का क्या है? दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन और है इनवर्स वेरिएशन। ये 3 से 4 मिनट अच्छे से समझ लो, सारे डाउट, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। मान लो ए बढ़ रहा है, उसके साथ बी भी बढ़ रहा है, दोनों एक साथ चलते हैं। अगर ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है, या फिर कहो ए कम हो रहा है तो बी भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे ए कर रहा है वैसे ही बी कर रहा है, तो ये बोलते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। जैसे जैसे ए का बिहेवियर वैसे बी का बिहेवियर, ए बढ़ा तो बी भी बढ़ेगा, ए कम होगा तो बी भी कम होगा। इसे बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब ए जो है बिल्कुल बी की तरह बिहेव करेगा। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, कि जैसा जैसा ए करेगा वैसा वैसा बी करेगा। हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू के, यहाँ पे बी। के क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल तो है, ठीक है, ए और बी एक साथ बढ़ रहे हैं, पर अगर ए बढ़ रहा है, बी की वैल्यू कितनी बढ़ रही है हमें नहीं पता, तो हम इज इक्वल्स टू के बी, ताकि वैल्यू मिल पाए। तो ए इज इक्वल्स टू के बी। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है वहां कांस्टेंट आता है, ए इज इक्वल्स टू के बी हो गया। ये चीज समझ आई? आगे ध्यान से देखो। अगर ए इज इक्वल्स टू के बी है, ठीक है, अब ना क्वेश्चंस में ऐसे होगा, A1 भी होगा, A2, दो डाटा दिए होंगे। अगर A इज इक्वल्स टू के बी है, A1 की बात करें तो वो क्या होगा? KB1। A2 की बात करें तो वो क्या होगा? KB2 होगा। बिल्कुल सही ना? A1 इज इक्वल्स टू KB1, A2 इज इक्वल्स टू KB2। इन दोनों को डिवाइड करो, अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू
KB1 अपॉन KB2। मैं ये क्यों करवा रही हूँ अभी समझ आएगा क्वेश्चन में, पहले जो समझा रही हूँ देखो समझ आ रहा है कि नहीं, ये क्यों चल रहा है क्वेश्चन में समझ आएगा। इनको डिवाइड करा तो यहाँ से A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 मिल गया। क्यों डिवाइड किया, कैसे किया, अभी चीजें बताती हूँ, ये बहुत काम की चीजें हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा, A1 A2 B1 दे देंगे, B2 पूछ लेंगे। यहाँ पे A1 नहीं दिया होगा, ये तीनों दिए होंगे, A1 पूछ लेंगे। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ये 4 वैल्यूज हुई, तो हम ये सारा करके नहीं दिखाएंगे, ये सारा के की जरूरत पड़ेगी नहीं क्वेश्चन में, हमें 4 वैल्यूज में से 3 दे देगी, एक पूछ लेंगे। तो हम डायरेक्ट अगर हुआ तो A1 के सामने B1, A2 के सामने B2, ये इक्वल लिख देंगे। क्वेश्चन में इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट के अंदर A1 के सामने B1, A2 के सामने B2 आएगा। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, K कांस्टेंट। हमने अगर A1 A2 दो वैल्यूज है उसके लिए लिया, डिवाइड किया, ये क्रॉस इसलिए किया कि पेपर में पूरा नहीं करना हमने। अगर हमें 4 वैल्यूज में से कोई 3 दिया, एक पूछा है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, इससे क्वेश्चन सुपर इजी बन रहे होंगे। डायरेक्ट वेरिएशन समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो, दैट इज इनवर्स वेरिएशन। बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी, बस ध्यान से चीजें देखते जाओ। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है कि एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की कम होगी, अपोजिट चलेंगे। अगर ए की वैल्यू कम हो रही है तो बी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। इनवर्सली काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं बात करूं, अगर ये उल्टा काम कर रहे हैं, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ये नीचे आ जाएगा 1/b। अगर बात करें ए इज इक्वल्स टू K/B, कांस्टेंट जो है ऊपर ही आता है K/B। ऐसे ही अगर A1 किया जाए वो क्या आएगा, K/B1। ध्यान से समझना, ये क्या होगा, K/B1। A2 किया जाए वो क्या आ जाएगा, K/B2। दोनों को डिवाइड कर लो, A1/A2 इज इक्वल्स टू K/B1 अपॉन K/B2। यहां से यहाँ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो ये बनेगा कैसे के कैंसिल, इसको मैं से ऊपर करके लिख दूं, K/B2 को K/B1 इंटू B2/K, K से K कैंसिल, दिस इज B2, दिस इज B1, यहाँ पे A1/A2। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, A1 के सामने B1 नहीं आता, A1 के सामने B2 आता है, A2 के सामने B1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा होता है, डायरेक्ट में A1 के सामने B1 आएगा, इनवर्स में A1 के सामने B2 आएगा। ये चीजें आपको हेल्प करेगी। ये यहाँ पे बहुत, जब आप क्वेश्चन करोगे ना, ये स्टार वाली चीजें बहुत हेल्प करने वाली हैं। आप कहोगे मैम ऐसा हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल में भी किया था कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, एक के कम होने से दूसरा कम हो रहा है। लेकिन जब हमने उसके क्वेश्चंस किए थे, अगर आपको याद हो, हमने ऐसे किया था। देखिए एक बुक 45 बुक्स का दिया हुआ है, एक बुक का निकाला था, फिर हमने मल्टीप्लाई करके करा था। ऐसा कोई भी हमने वहां फॉर्मूला डिराइव नहीं किया था। ये जो हमारा वेरिएशन वाला टॉपिक है, ठीक है, काम वही है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है तो डायरेक्ट वेरिएशन है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन, इससे क्वेश्चंस होते हैं हमारे। प्रोपोर्शन में हम कहते थे रेशियो इक्वल होना चाहिए, यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। बात वही है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है तो वो डायरेक्ट है, वही हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहा था। लेकिन इसकी सॉल्विंग ऐसे हो रही है, क्वेश्चन देख के डायरेक्टली पता लग रहा होता है कि हमने इससे सॉल्व करना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं था। हम जैसे पेन्स का रेट दे रखा था, 1 पेन का निकालते थे, मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन वेरिएशन के अंदर डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन में ये फॉर्मूला हमें हेल्प कर रहे होंगे। क्वेश्चन देके क्लियर हो जाता है ये फॉर्मूला से बात बन रही है, गो फॉर इट। क्लियर है ये चीज, अब समझ आया। वेरिएशन मतलब चेंज, कैसा चेंज, एक से दूसरे पे जो डिपेंड करता है, एक से दूसरे में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, ये फॉर्मूला माइंड में रखना। डायरेक्ट में ये पूरा नहीं हम सॉल्व करेंगे, ये याद रखना, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी मतलब सामने सामने लिखे होते हैं। A1 के सामने B1, A2 के सामने B2। इनवर्स में A1 के सामने B2, A2 के सामने B1। बताओ कोई दिक्कत है तो चले आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इफ x वेरीज इनवर्सली एज y, x जो है इनवर्सली वेरी कर रहा है y के साथ, मतलब x इज इनवर्सली वेरीज y and x equal to 4 when y equal to 6, x 4 है y 6 है। when x equal to 3, y की वैल्यू बताओ। देखो दो x दे रखे हैं,
y एक दे रखा है, मेरे को दूसरा y निकालना है। मैंने आपको कहा था 4 वैल्यूज में से गायब होगी, आपने बाकी 3 की हेल्प से करना है। बताओ क्वेश्चन समझ आया? देखो क्या बात क्या रखी है कि x4 है, y 6 है, x3 के लिए y निकालो। उसने कहा इनवर्सली है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, x1 अपॉन x2। याद है ना, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो यहाँ पे x1 अपॉन x2 इनवर्सली है, तो x1 के सामने क्या आएगा, y2। ये क्या आएगा यहाँ पे नीचे y1। इनवर्सली में x1 के सामने y2 आएगा। अब यहाँ देखो x4 है, दिस इज x1, y6 दिस इज y1, फिर ये क्या है x2, हमें क्या निकालना है y2। जो पहले दे रखे हैं वो 1 1, जो बाद में दे रखे हैं वो 2 2। बस अब वैल्यूज डालते हैं इसमें, x1 इज 4, x2 इज 3, y2 निकालना है, y1 इज 6। सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। y2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6/3। यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 8। सुपर सिंपल क्वेश्चन, समझ आया? डायरेक्टली लिखा हुआ है x वेरीज इनवर्सली, डायरेक्टली लिखा हुआ ना यहाँ पे कि x वेरी कर रहा है इनवर्सली, वेरिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, एन ऑटो रिक्शा takes 3 hours to cover a distance of 36 किलोमीटर। एक ऑटो रिक्शा को 3 hours लगते हैं 36 किलोमीटर कवर करने में। कोई बात नहीं, इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड को 4 से बढ़ा दिया जाए, द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में। क्वेश्चन समझ आया? पहले कह रहे हैं टाइम कितना लिया उसने, 3 आवर्स, कितना डिस्टेंस कवर किया, 36 किलोमीटर। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, यहाँ स्पीड लिखेंगे। आगे देखो, स्पीड इज इंक्रीज बाय 4, स्पीड तो भी पता नहीं हमें, पर वो कहता है अगर स्पीड को 4 से बढ़ा दिया जाए, टाइम टेकन बाय टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है, हमें ये टाइम निकालना है। ये जगह भी खाली है, ये जगह भी खाली है, ये वैल्यू तो हमें निकालनी है, इसी का आंसर बताना है, मतलब इस जगह को फिल होना पड़ेगा। क्वेश्चन में एक की वैल्यू मिसिंग होनी चाहिए तभी हम आंसर निकालते हैं, यहाँ पे 2 वैल्यू मिसिंग है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर नहीं पता तो अब याद रख लो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बहुत काम की चीज है। अब यहाँ पे स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 36, टाइम कितना है 3। ये चीज याद रखना, अगर मेरा टाइम आवर्स में है, डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए। अगर किलोमीटर है आर होना चाहिए, मीटर है तो सेकंड होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये नहीं हो सकता डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम सेकंड्स में हो जाए, नहीं। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है टाइम आवर्स में होगा, डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम किस में होगा, सेकंड्स में। किलोमीटर की फ्रेंडशिप आर से है, मीटर की फ्रेंडशिप सेकंड से है। यहाँ पे देखो ये आर्स ही दे रखे हैं, ये हमें किलोमीटर ही दे रखा है, फ्रेंडशिप ठीक है। चलो अगर ऐसे नहीं दिया होता हम इसको कन्वर्ट करते, यूनिट्स चेंज करते। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम 36/3, ये किलोमीटर में है, ये किस में है, आर में है। ये 3 1 3 2, यहाँ पे क्या बन गया 12 किलोमीटर, ये आर ऊपर जाता है इसलिए ऐसे लिखता है 12 किलोमीटर पर आवर। इसलिए जो स्पीड है यहाँ पे वो कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। उसने कहा था इंक्रीज हो जाती है 4 से, तब उसे डिस्टेंस सेम है, इंक्रीज हो जाती है 4 से, फिर बताओ टाइम कितना है। अगर इसमें 4 से इंक्रीज हो रही तो कितनी होगी, 16 किलोमीटर पर आवर। समझ आई चीज? उसने कहा था 4 से स्पीड बढ़ जाती है, फिर टाइम बताओ। टाइम तो बताएंगे, पहले 4 से स्पीड बढ़ा ले, पहले 12 थी अब कितनी होगी 16। मुझे ये टाइम निकालना है। डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम। अगर सेम है इससे हम कुछ नहीं करते, जो चीज सेम है उसको हम कुछ नहीं करते। स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सामने सामने नहीं है, ये ऊपर है तो ये क्या है नीचे, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, इसका मतलब S1 अपॉन S2 के सामने T2 अपॉन T1 आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो S1 के सामने T2, S2 के सामने T1 आएगा। क्लियर है चीज? अब आगे देखो, S1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 12, S2 की वैल्यू कितनी है 16, T2 की वैल्यू निकालनी है, T1 की वैल्यू कितनी है 3। बस अब फटाफट से सोल्व करो। 12 × 3/60 इज इक्वल्स टू T2। यहाँ पे 4 4 द 16, 4 3 द 12, ये क्या बनेगा 9/4। इसको पॉइंट्स में आप लेके आओगे, 4 2 द 8 बचेगा 1, 0 4 2 द 8 बनेगा
2.25 आवर्स बनेगा इसका आंसर, 2.25 आवर्स। तो अगर उसने स्पीड बढ़ा दी 4 से, तो जहां पहले 3 घंटे लग रहे थे अब 2.25 आवर्स लगेंगे। मीन्स 2 आवर्स, 0.25 का मतलब क्या होता है 15 मिनट्स। अगर 0.5 होता मतलब हाफ एन आवर पूरा हो जाता है, ये 0.25 है मतलब 2 आवर्स 15 मिनट्स लगेंगे अगर वो 4 से अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? ये बहुत काम की चीज है, आराम से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो। देखो कहीं नहीं लिखा कि वेरीज है कुछ भी, आपने देखा इतना सारा डाटा दे रखा है, इस पे ये डिपेंड कर रहा है, स्पीड और डिस्टेंस टाइम का कोई ना कोई रिलेशन है, आपको वेरिएशन पेपर में याद आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देखो, अ मैन इन अ कार कंप्लीट्स अ जर्नी विदाउट स्टॉपिंग इन 9 आवर्स। वो कार में चलता है, ठीक है, कार में जर्नी स्टार्ट करता है तो 9 आवर्स में वो कंप्लीट कर लेता है डिस्टेंस। तो टाइम कितना लगा 9 आवर्स। इफ ही हैज ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर, पहले जितनी भी स्पीड थी ठीक है, लेकिन अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर से तेज चलता है, उसकी स्पीड बढ़ा दी 8 से, इट वुड हैव डन द जर्नी इन 6 आवर्स, फिर वो 6 आवर्स में कर लेता है। पहले जितनी भी स्पीड में चल रहा था वो 9 आवर्स में कंप्लीट कर रहा था, विदाउट स्टॉपिंग चल रहा था, कहीं नहीं उसने गाड़ी रोकी, लेकिन फिर उसने स्पीड बढ़ाई 8 से, तो वो कितने टाइम में खत्म कर रहा है जर्नी 6 आवर्स में। व्हाट इज हिज ओरिजिनल स्पीड, उसकी ओरिजिनल स्पीड बताओ कितनी थी। मान लो पहले ओरिजिनल स्पीड कितनी थी x, टाइम कितना लग रहा था 9 आवर्स, फिर कितने से बढ़ाई उसने 8 से बढ़ाई, तो x प्लस क्या होगी 8, फिर इट वुड हैव डन द जर्नी इन 6 आवर्स, फिर वो कितने में कर रहा था 6 आवर्स। हमें ओरिजिनल स्पीड बतानी है, मतलब मुझे इस x की वैल्यू बतानी है। पहले हमें डिस्टेंस भी दे रखा था तो मैंने वहां से स्पीड निकाली थी, यहाँ डिस्टेंस है नहीं तो मैंने स्पीड x ली, उसने कहा 8 से बढ़ा दो तो मैंने x प्लस 8 कर दी। आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्या है स्पीड, ये क्या है मेरे पास टाइम, टाइम आर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, हमारी यूनिट्स की जो बात चल रही है वो ठीक चल रही है, ये किलोमीटर पर आवर में होने चाहिए, आवर्स में, ठीक है। स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन है, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमें ये बात पता है। बस अब तो गेम खेलनी है। S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। S1 इज x, S2 कितना है x प्लस 8, T2 कितना है हमारे पास दैट इज 6, T1 कितना है 9। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9x इज इक्वल्स टू 6x प्लस 8 6 क्या बनेगा 48। अब 9x माइनस 6x 3x इज इक्वल्स टू 48, x की वैल्यू क्या आएगी 3 1 3, 3 6 18, x की वैल्यू 16, मतलब जो ओरिजिनल स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बस आपको ये पता लग जाए वेरी इनवर्सली कर रहा है या डायरेक्टली, ये फॉर्मूला आपको माइंड में आ जाएगा। एक बार ये सेट बना लोगे समझ आ जाएगा ये वेरिएशन का क्वेश्चन है, अच्छा ये तो वेरिएशन से हो जाएगा, हमें x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। समझ आ रही है चीज। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट इज टॉपिक ज्वाइंट वेरिएशन। क्या है टॉपिक ज्वाइंट वेरिएशन, बहुत इजी है ये भी। मान लो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के, ठीक है, लेकिन a इनवर्सली प्रोपोर्शनल है c के, है ना, एक के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरे के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए ही, बात एक ही हो रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके है, तो ए को कंबाइन कर दिया जाएगा, जिसके डायरेक्टली है वो ऊपर लिखेंगे, जिसके इनवर्सली है वो नीचे लिख देंगे, है ना, एक साथ भी तो ला सकते हैं, डायरेक्टली वाला ऊपर इनवर्सली वाला नीचे। a इज इक्वल्स टू के बी बाय सी, यहाँ पे k क्या है कांस्टेंट है। अब यही अगर a1 a2 की बात करें तो पूरा डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं। अगर यही a1 a2 हुआ तो क्या होगा, देखो जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो सेम होते हैं, a1 के सामने b1 आएगा, a2 के सामने b2 आएगा, है ना, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो a1 के सामने b1, a2 के सामने b2, लेकिन c क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो c उल्टा होगा, a1 के सामने c1 नहीं आएगा, c2 आएगा, a2 के सामने c1 आएगा, मतलब ये बनेगा b1 c2 अपॉन b2 c1, दिस इज a1 अपॉन a2। कुछ भी रट्टा नहीं लगाना, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो सेम आएंगे, a1 के सामने b1, a2 के सामने b2, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो उल्टे हो जाएंगे, a1 के सामने c2, a2 के सामने c1, ये हमारा a1 a2 a1 by a2 बन जाएगा। इसको ज्वाइंट वेरिएशन कहते हैं क्योंकि इसमें दो चीजों को ज्वाइन करके फॉर्मूला बना है।
क्लियर है चीज, समझ आया है? चले आगे, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 30 men वर्किंग 5 hours a day, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30 लोग हैं, 5 घंटे दिन के काम करते हैं, वो 16 डेज में कंप्लीट करते हैं। बच्चे ऐसे क्वेश्चन से डरते हैं, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन होता है। ध्यान से देखो, 30 men है, 5 hours, एक दिन में 5 घंटे काम करते हैं, 16 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 20 men वर्किंग, कितने दिनों में, ध्यान से देखना, इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में 20 लोग काम कर रहे हैं, 6 घंटे पर डे है, तो बताओ सेम काम कितने दिनों में कर देंगे। 20 लोग हैं हमारे पास, 6 घंटे पर डे काम करने को तैयार है, सेम काम है, ऊपर वाला वही नीचे है, लेकिन बताओ वो कितने दिन में वो काम खत्म करेंगे। देखो पढ़ने में तो लगता है क्या क्या बोल जा रहे हैं, कुछ लिखते हैं। यहाँ क्या है, मैन कितने हैं, मैन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आवर्स लिखते हैं, यहाँ डेज लिखते हैं। जब 30 men हैं, 5 hours a day काम करते हैं, 16 डेज में काम खत्म कर देते हैं। फिर से देखो, उसके बाद क्या है, 20 men हैं, 6 hours a day काम करते हैं, बताओ कितने दिन में काम खत्म करेंगे। सुपर सुपर इजी क्वेश्चन। एक बात बताओ, जितने ज्यादा लोग उतने कम, मतलब कम टाइम लगेगा। मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज आवर्स, है ना, मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज डेज। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, जितने ज्यादा लोग उतने कम घंटों में काम खत्म होगा। मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर्स, जितने ज्यादा लोग उतने कम दिनों में काम खत्म होगा। लोग ज्यादा हैं, कम दिन लगेंगे, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, या एक दूसरे भी साथ साथ नहीं बढ़ रहे, एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैन बढ़ेंगे, एक बात बताओ, तो कम घंटे नहीं लगेंगे काम करने में, बिल्कुल। मैन बढ़ेंगे तो कम दिन नहीं लगेंगे काम करने में, बिल्कुल। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, तो मैन इज दिस। अब ज्वाइंट क्या कहता है, दोनों को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। मतलब मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज आवर्स भी और डेज भी, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं ना, दोनों ही नीचे थे, तो मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r into डे। अगर अब यहीं से फॉर्मूला बनाऊं, m1/m2, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली आवर्स के, तो यहाँ पे h2/h1 आएगा। मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, m1 के सामने h2, m2 के सामने h1। और यहाँ पे देखो ऐसे ही बात किसकी हुई है, डेज की बात हुई है। मैन यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो m1 के सामने d2, m2 के सामने d1। फॉर्मूला क्या बना है, h2d2/h1d1 हमें क्या दे देगा, m1/m2। बताओ फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो उल्टा आएगा, m1 के सामने h2d2, दोनों इनवर्सली थे तो दोनों ही उल्टे आए, m2 के सामने h1d1, क्योंकि दोनों इनवर्स थे तो दोनों ही उल्टे आए, तो m1/m2, h2d2, h1d1 ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एक बार पता लग जाए कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, ये इनवर्स थे, तो ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है। आप क्वेश्चन करें, अब सेकंड्स में क्वेश्चन हो रहा होगा। देखो m1/m2 दैट इज 30/20, h2 into d2, h2 कितना है 6, ध्यान से वैल्यूज पुट करना, d2 कितना है निकालना है हमें, ठीक है। h1 कितना है 5, d1 कितना है 16, d2 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी ध्यान से देखना, दैट इज 30 into 5 into 16 दैट इज 20 into 6। अब क्वेश्चन करेंगे, 6 5 दा 30, ये यहां से 5 4 दा 20, ये 4 4 दा 16, 5 4 दा कितना आएगा 20, तो उसको 20 डेज लगेंगे। तो अगर यहाँ पे 20 मैन काम करे, 6 hours a day काम करे, तो उन्हें 20 डेज लगने वाले हैं। 20 डेज ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन जो ऐसे मुश्किल से लगते हैं ऐसे इजीली हो रहे होते हैं अगर आपको ये रिलेशन बनाना आता हो, एक बार आपको डायरेक्ट इनवर्स पता लग जाए। क्लियर है। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरिएशन का लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अच्छा ये लास्ट ही था, एक ही क्वेश्चन था वेरिएशन का, जॉइंट वेरिएशन का। चलो एक ही क्वेश्चन था जॉइंट वेरिएशन का, मुझे लगा मैंने 2 डालने, पर आई होप आपको अच्छे से चीजें क्लियर होगी होंगी कि कैसे हम कंबाइन करते हैं इसको। आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, जॉइंट वेरिएशन लिखना गूगल पे जाके, और क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसमें ऐसे ही काम होता है, मेन चीज क्या है, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, जॉइंट वेरिएशन का क्वेश्चन हो गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे अब ईयर नहीं याद आ रहा, शायद 24 का ही है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, मुझे एग्जैक्ट नहीं ईयर याद, लेकिन ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने करना है एक टॉपिक, मैंने आपको कहा था स्टार फॉर्मूला बताना है आपको, वही मैं बताने लगी हूं, ध्यान से समझना।
अगर आपके पास a बाय बी, पहले देख लो, b बाय सी, c बाय डी, d बाय जो भी वैल्यूज है ये किसी के इक्वल है, मान लो 1/2 के सपोज, तो इनका सम भी इसी के इक्वल होगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये भी 1/2 के ही इक्वल होगा। जो रेशोज का इक्वल होती हैं सारे और जो वैल्यू होती है वही अगर उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर दे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, नीचे डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दे b प्लस डी प्लस ई, ये सारे वही सेम आंसर रहता है। अब ये कैसे मान लें, अब भी प्रूफ कर देते हैं। मान लो आपके पास है 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 5/10। आप इन सबको सोल्व करके देख लो, 1/2 ही आएगा। सबको सोल्व करके देख लो, ठीक है। ये सारे क्या है, 1/2 है, सारे रेशोज इक्वल है, सबका आंसर 1/2 आ रहा है। मैं इन्हें ऐड कर रही हूँ, इनके न्यूमरेटर्स को ऐड किया और इनके डिनोमिनेटर्स को भी ऐड कर रही हूँ, कर देते हैं। ये लो कर दिया, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ये क्या बनेगा 15। ये 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 + 10 दैट इज 30। कैंसिल करके आंसर क्या आ रहा है 1/2। जो सारी रेशोज इक्वल थी वो ये थी, मैंने इनके न्यूमरेटर्स ऐड करे, इनके डिनोमिनेटर्स ऐड करे, उसका आंसर सोल्व करके भी 1/2 आ रहा है। तो रेशोज के आंसर भी 1/2 थे, सारी इक्वल थी, उनको ऐड करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो भी 1/2 आंसर आ रहा है। ये एक फॉर्मूला है जो आपके काम आ सकता है, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन देखो इसमें से कैसे आते हैं। क्वेश्चन आ जा भाई, आगे तैयार नहीं है? आ गया है ना। क्वेश्चन भी कह रहा है बस, पर हमने करना है कंप्लीट, बहुत इजी है। ये कह रहा है a बाय बी, b बाय सी, क्या बोल रखा है a बाय बी, b बाय सी, c बाय डी इज इक्वल्स टू d बाय ई, 2/5 दे रखा है। मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन बी प्लस सी। सारे न्यूमरेटर्स ऐड किए हुए हैं, ध्यान से देखो, सारे न्यूमरेटर्स ऐड किए हुए हैं वो ये रे, सारे डिनोमिनेटर्स ऐड किए हुए हैं वो ये रे। इसकी वैल्यू निकालनी है। सारा सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? नहीं ना, अभी फॉर्मूला किया है कि जो रेशोज की इक्वल होता है उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी ऐड कर दो, उसी के इक्वल आएगा। तो इसका आंसर सिंपल क्या आने वाला है, 2/5 ही आने वाला है। क्लियर है ये चीज? बहुत सिंपल चीज है। अब आप कहोगे मैम ये कैसे हो सकता है? कि हो सकता है, देखो इसका प्रूफ भी आप कर सकते हो। वैसे तो आपको पता लग गया, अगर सारे इक्वल होते हैं वो सम भी 2/5 आता है, लेकिन आप प्रूफ भी कर सकते हो। ए बी सी डी सबकी वैल्यू क्या है, 2 है। आप यहाँ सबकी जगह 2 डाल दो, 2 + 2 + 2 + 2। यहाँ पे सबकी जगह के नीचे की जगह क्या है, 5 है, सबकी जगह 5 डाल दो यहाँ पे, दैट इज 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया, ये 4 + 4 कितना हुआ 8, नीचे क्या आया 20, इसको कट करो 2 4 दा, यहाँ 10 2 2 दा 2 5, 2/5 ही आंसर आ रहा है। देखो यही वाला, जो रेशोज इक्वल होती हैं वही उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, वही आंसर आता है। मैंने क्वेश्चन में प्रूफ करके बता दिया। इन ऊपर वालों की सबकी वैल्यू क्या है 2 डाल दो यहाँ पे, नीचे वालों की सबकी वैल्यू क्या है 5 डाल दो यहाँ पे। डालने की जरूरत क्यों है, हमें रूल पता है, आंसर 2/5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट है कि एक और है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। कह रहे 3x + 4y + 7z 30 है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 30, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1:2:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। ऐसे क्वेश्चन देख के लगता है करे कहां से स्टार्ट, लेकिन थोड़ा सा कूल माइंड से देखो। रेशो पहले पकड़ो, इक्वेशन ठीक है, पहले रेशो पकड़ो। इक्वेशन तब पकड़ो कि आपको लगे किसी और के साथ सोल्व कर सकते हैं। एक ही इक्वेशन दे रखी है, पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप रेशो को देखो, रेशो के साथ कैसे डील करना है। देखो क्या है, 3x रेशो 4y रेशो 7z इज इक्वल्स टू 1:2:3। अब ध्यान से देखो इसके साथ डील कैसे करते हैं। ये इक्वल दे रखे हैं, आप इसको 3x/1 इज इक्वल्स टू 4y/2, बिल्कुल सही, इज इक्वल्स टू 7z/3। ऐसे लिख सकते हो ना, ये इक्वल है रेशोज, 3x/1 इज इक्वल्स टू 4y/2 इज इक्वल्स टू 7z/3। इनको ऐसे लिखा जा सकता है। हमें पता है अगर ये तीनों रेशोज इक्वल है, इसका आंसर वही होगा जो इसके सम का आंसर होगा। आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, आप डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दो, आपको वही आंसर मिलेगा जो इसके इक्वल करके आंसर आना चाहिए। अभी रूल देखा कि अगर रेशोज इक्वल है उसका आंसर वही होता है जो उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सम का होता है, तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं। 3x + 4y + 7z तो दे रखा है मुझे, कितना
30 देखो 30/6, इसका आंसर क्या आ गया 5। मतलब इस रेशो का इस रेशो का इस रेशो इस रेशो के आंसर इसके इक्वल थे, इसका आंसर क्या है 5। मतलब इस हर एक रेशो का आंसर कितना है 5 है। तो बस निकल गया आंसर 3x1 इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। अब यहां से देखो 4y/2 इज इक्वल्स टू 5। यहां से वैल्यू कैसे आएगी, देखो यहां से 4y इज इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू 10/4 दैट इज 5/2। यहां से देखो z/7 z/3 इज इक्वल्स टू 5। z की वैल्यू आप मुझे बताओगे क्या आ रही है, z की वैल्यू आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि क्या आ रही है। ऐसे क्वेश्चंस, इस जो मैंने मिसलेनियस ये फॉर्मूला बताया है दैट इज कि ये फॉर्मूला हमारा रह ना जाए रेशो से, मैंने इसे आज एक्स्ट्रा में बता दिया, इसका वेरिएशन से कुछ लेना देना नहीं है, बस एज सच एक फॉर्मूला डिस्कस करना था, मैंने कर लिया। ये चीज क्लियर है, वेरिएशन अच्छे से क्लियर हुआ। इनवर्स, डायरेक्ट, जॉइंट जो आपको बहुत हेल्प करता है स्पीड वाले क्वेश्चन करने में, वर्क वाले क्वेश्चन करने में, वर्क टाइम क्वेश्चन था, इन्हें बहुत हेल्प मिलती है ऐसे क्वेश्चंस को वेरिएशन के टॉपिक से। क्लियर हो गया, वेरिएशन का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में दैट इज पार्टनरशिप के क्वेश्चन, कि पार्टनरशिप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं नेक्स्ट क्लास में देखोगे। बहुत सिंपल है, ये भी सुपर डुपर इजी चीजें हैं ये भी। इसी के साथ हम पार्टनरशिप के टॉपिक के साथ रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, बट पार्टनरशिप वाले टॉपिक के साथ इसके कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। जितनी भी क्लासेस चैनल पे आती हूँ सबका लिंक आपके पास टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी मैं अपडेट करती रहती हूँ, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो चैनल्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप अपडेटेड रहो कि क्या क्या कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।